रेशियो का पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट सेकंड जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम कैश सेल्स भी कहते हैं वो 60% है क्रेडिट सेल्स का, मतलब कैश सेल इज 60% ऑफ क्रेडिट सेल। तो इसका मतलब हमें क्रेडिट सेल चाहिए, लेकिन क्रेडिट सेल नहीं गिवन है, हमारे को गिवन है टोटल सेल्स। तो हम सबसे पहले तो लेट क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल का 60% कैश सेल है, तो लेट क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा एक्स, कैश सेल क्या हो जाएगा 0.60x, ठीक है 0.60x। तो बस टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यही होगा टोटल सेल का फॉर्मूला। तो बस अब यहाँ से हमारी टोटल सेल्स है, क्रेडिट सेल और कैश सेल हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो कैश सेल जो टोटल सेल जो है वो 5,20,000, कैश सेल इज 0.60 ऑफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.60x 1,20,000 रुपीज़। सो x इक्वल्स टू 5,20,000 डिवाइडेड बाय 1.60। सो ये कितना हो जाएगा 3,25,000। अब 3,25,000 जो है वो हमारी क्रेडिट सेल है, क्योंकि क्रेडिट सेल को ही मैंने x अज्यूम किया था, ठीक है। तो कैश सेल क्या आ जाएगा, कैश सेल तो सिंपल है, टोटल सेल में से क्रेडिट सेल माइनस कर दो, तो कैश सेल कितनी आ जाएगी अपने पास, कैश सेल्स विल बी, वैसे तो कैश सेल चाहिए ही नहीं हमारे को, बट 1,45,000 जो है वो कैश सेल आ जाएगी, नहीं सॉरी 5,20,000 माइनस 3,25,000 1,95,000 आ जाए, ठीक है जी, ओके। कैश सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो अब हमें चाहिए क्या, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमारे से, उसने पूछा हुआ है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का 3/4 है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है कितना 80,000, अब ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग का 3/4 है, तो इसका मतलब ओपनिंग निकालना पड़ेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ओपनिंग 3/4 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग इज 80,000, सो कितना आ जाएगा ये 20,000, 20 इंटू 3 60,000। सो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो कितना हो जाएगा 60,000 का, ठीक है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा, ओपनिंग इज 60,000, क्लोजिंग इज 80,000, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 70,000। बस तो आ गया आंसर। अब हमारे को क्या चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो अगर पूछी जाती, वैसे तो पूछी नहीं हुई है, तो अब हम क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स जो कि हमारे पास 3,25,000 की है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 70,000, 3 जीरोस कैंसिल, कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर पे 1 मिनट करके देखता हूँ। सो इट इज़ 3,25,000 डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये आ जाएगा 4.64 टाइम्स, ठीक है, जो कि हमारे से पूछा नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट बड़ा सिंपल है, तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अगर ऐसा होता है ना कि ये क्वेश्चन इसके साथ ये आएगा तो ये 1 नंबर में ही आएगा, वो ऊपर वाला 3 नंबर का होगा। तो इसने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो निकालो, अगर ऑपरेटिंग रेशो जो है वो 20% है तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगा, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80% आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, कंप्यूट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। अब हमारे को क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो जो है वो रिक्वायर्ड है। करंट लाइबिलिटीज गिवन है 1,60,000, लिक्विड रेशो गिवन है 1.5:1, करंट रेशो गिवन है 2.5:1, कैलकुलेट इन्वेंट्री रेशो, सॉरी इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, करंट रेशो को यूज़ करेंगे, जो जो गिवन होता है विल डू दैट, विल यूज़ दैट इन योर कैलकुलेशन। तो करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो मैं हमेशा यही चीज़ सिखाता हूँ बच्चों को कि जब भी जो भी चीज़ आपको गिवन है हमेशा उसको यूज़ करो, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जो है उसमें बन सकती हैं। तो करंट रेशो जो है हमारे पास 2.5:1 है, करंट एसेट्स नहीं मालूम, कोई करंट लायबिलिटीज़ जो है वो मालूम है ना, तो यहाँ से इजीली करंट एसेट्स निकल आएंगी, राइट। तो करंट एसेट इक्वल्स टू 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो ये हो जाएगा कितना 4 लाख, ठीक है जी। तो क्या आ गया मेरे पास, करंट एसेट्स आ गई 4 लाख। तो करंट एसेट्स अगर हमारे पास आ गई तो यहाँ से क्विक एसेट्स भी आ जाएंगी। क्या क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो अभी मेरे पास इन्वेंट्री नहीं मालूम है ना,
तो करंट एसेट मेरे पास हैं, तो हम क्या करते हैं 4 लाख माइनस इन्वेंट्री देखते हैं कितनी आती है, उतनी देर में क्विक रेशो को यूज़ करो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब क्विक रेशो जो है वो कितनी है 1.5 रेशो 1, और क्विक एसेट्स नहीं मालूम, करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो हमें पता है कितनी है 1,60,000। अगेन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्विक एसेट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी 1,60,000 इंटू 1.5, तो ये आ जाएंगी कितनी 2,40,000, ये आ गई क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स जो हैं वो हमारे पास आ गई 2,40,000, यहाँ से हमारी जो है वो इन्वेंट्री निकल आएगी, तो एक्स को एक साइड पे ले जाओ, 240 को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस 2,40,000, ठीक है जी। तो एक्स कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। दैट्स इट, ये तीनों चीज़ें आ गई, इन्वेंट्री चाहिए थी, करंट एसेट्स चाहिए थी, क्विक एसेट्स चाहिए थी, ठीक है जी, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11,20,000, then we have 20 gross profit is 20% of revenue from operations, then operating expenses are 36,000, calculate operating profit ratio। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो चाहिए, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारी जितनी भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं जो 11,20,000 हैं उसका 20%, क्योंकि वो भी सेल पे ही है, ठीक है, माइनस कर देंगे हम यहाँ से क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 36,000, ठीक है। अब 11 लाख का 20% जो है वो कितना आता है 2,24,000 माइनस 36,000, सो ये आ जाएगा 1,88,000 जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो बस अब यहाँ से और क्या ही करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ 1,88,000, सेल्स जो है वो कितनी है 11,20,000, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ एंड यू विल गेट द आंसर। सो इट इज़ 1,88,000 डिवाइडेड बाई 11,20,000, तो ये आ जाएगा 16.78%। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ कंपनी earned gross profit of 25% on cost for the year ended 31st March 2024. Its gross profit was rupees 5 lakh. Equity share capital of the company was rupees 10 lakh. Reserves and surplus 2 lakh. Long-term loans 3 lakh. Non-current assets were rupees 10 lakh. Compute the working capital turnover ratio of the company. So what we have to do is gross profit कितना है, वो कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है कॉस्ट का, ठीक है, और जो कि कितना गिवन है 5 लाख गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है 5 लाख। अब हम क्या करते हैं, अगर 25% कॉस्ट का है तो अगर हम सेल का निकालेंगे तो वो 20% बन जाएगा, क्योंकि कॉस्ट जो है 20% सॉरी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा, हम मान के चलते हैं, सॉरी लेट कॉस्ट इक्वल्स टू ₹100 और जीपी कितना हो जाएगा 25 रुपीज़, तो सेल प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, सेल्स या सेल्स प्राइस 125, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा ये 125। सो अगर मैं यहाँ से सेल निकाल लूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, बहुत आसान है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 25, ठीक है जी। तो 1 ये आ जाएगा कितना 25 लाख, रिवर्स कर दो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीके से जो है वो आंसर आ जाएगा 25 लाख। देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नॉर्मल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, लेकिन करंट एसेट भी नहीं गिवन, करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं गिवन, तो इसके लिए हमें लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए ना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। मतलब इधर से हमने करंट लायबिलिटी को छोड़ दिया, उधर से करंट एसेट्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कितनी गिवन है 10 लाख,
इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स आर 2 लाख रुपीज़, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। प्लस कर देंगे इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स 3 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस फॉर 2 लाख, और जो नॉन करंट एसेट्स है वो कितनी है, 10 लाख रुपए की। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 5 लाख वर्किंग कैपिटल। सो दैट्स इट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज 25 लाख रुपीज़, और वर्किंग कैपिटल है 5 लाख। सो 25 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख कितना आ जाएगा, दैट इज 5 टाइम्स। सिंपल आंसर निकल आएगा। फिर इसके बाद है बाय बी वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने क्या निकालना है, लास्ट में देख लो आर वाई। तो आर वाई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, सिंपल, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड विद 100, सिंपल, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन है, अब इसमें से हमने बिफोर कैलकुलेट करना है। करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, 10% लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, कितना अमाउंट कितना है उसका, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। द रेट ऑफ टैक्स वॉज 20%, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बी वाई लिमिटेड। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, इंटरेस्ट और टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज़, और जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज 20%, ठीक, 20% गिवन है। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, पहले तो आफ्टर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा लेकिन बिफोर टैक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, टैक्स तक का प्रॉफिट निकालना। ये जो प्रॉफिट गिवन है दिस इज 80%। क्यों 80%, क्योंकि इसमें से 20% का टैक्स जो है वो माइनस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का 100/80 कर देंगे, ठीक है। 100/80 अगर करेंगे तो 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 54125, तो ये कितना आ जाएगा, 1,25,000, ठीक है जी। अगर आप इसका 20% कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 20% 100% का नहीं कर रहे हो, आप 20% जो है वो 80% का कर रहे हो। तो यहाँ पे 1,25,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिट या प्रॉफिट लिख लो या अर्निंग्स लिख लो, EBIT करना पड़ेगा। अब क्या करना है, 1,25,000 में इंटरेस्ट भी प्लस करेंगे। इंटरेस्ट 10% जो है वो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर है, 4 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है तो 40,000 का इंटरेस्ट बनेगा, 40,000 4 लाख का 10%, तो 40,000, सो रुपीज़ 1,65,000 जो है वो EBIT आ जाएगी। तो EBIT आ गई 1,65,000। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ या आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ माइनस CL। तो टोटल एसेट्स जो है वो 6 लाख की फिक्स्ड एसेट है, 4 लाख की करंट एसेट्स हैं, माइनस कर देंगे उसमें से CL कितना, 2 लाख रुपए का। सो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट मेरे पास नेट आएगी वो आ जाएगी 8 लाख रुपए की, ठीक है। तो बस सिंपल इसको डिवाइड कर दो 8 लाख से, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 20.63%, राइट। सो ये ऐसे का क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ इसको मत स्किप कर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो of the company is 5 times, giving the reasons which of the following transaction will increase, decrease or not alter the inventory turnover ratio। सी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और इसमें सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है इस रेशो के ऊपर, मतलब पर्टिकुलर रेशो दी होगी कि क्या इस पर्टिकुलर रेशो के ऊपर जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताना बस, ठीक। तो अभी यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है सबसे पहले, और उसके बाद है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹25,000। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इससे जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिक्रीज होगा और इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा। कैसे, अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, अगर स्टॉक परचेज करा जा रहा है अनडाउटेडली न्यूमरेटर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब एवरेज इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर एवरेज इन्वेंट्री बढ़ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपको पता ही है अगर सेम अमाउंट से जो है चेंज हो ऊपर नीचे
तो वो हमेशा डिक्रीज का कारण बनता है। सेकेंड पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹25,000। अब 20,000 की गुड्स 25,000 में बेची हैं, जिससे हुआ क्या कि जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कम हुई है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर कम होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी रेशियो है ना वो इम्प्रूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज। ठीक, तो पहले वाले का आंसर जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री कम हो रही है, बढ़ रही है सॉरी, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कम हो रही है तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is net profit after interest and tax ₹1,20,000, 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे बैंक से लोन लिया हुआ 1,20,000 का, 12% डिबेंचर्स इशू करे हुए 4 लाख के, रेट ऑफ टैक्स इज 50%, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि जब भी आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछा जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस फॉर्मूला को लिख लेना, उस रेशो के फॉर्मूला को लिख लेना। अब इन्वेंट्री इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या आप इसको EBIT भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट ऑन डेट। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ठीक, हमारे पास दोनों चीज़ें ही मिसिंग है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डेट है वो 10% जो है वो 1,20,000 का कितना हो जाएगा, 12,000, और 12% 4 लाख का कितना हो जाएगा, 48,000। सो टोटल जो है वो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 60,000। सो डिवीजन में आ जाएगा 60,000। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो मैं इसको EBIT लिखता हूँ। EBIT कितना है, 1,20,000। उसने बोला कि जो टैक्स है पहले टैक्स प्लस होगा बाद में इंटरेस्ट, तो सबसे पहले तो टैक्स करेंगे एट द रेट 50%। अगर 50% टैक्स है 50% EBIT है तो उतना ही आ जाएगा, सेम टू सेम 1,20,000। सो ये आ गया EBT। ठीक, कितना, 2,40,000। अब इसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, ना इंटरेस्ट है 60,000। सो टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख। सो 3 lakh divided by 60,000. So we'll have 5 times the interest coverage ratio. I hope ये समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 12th क्वेश्चन। So ये क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन 16 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज 10 लाख, नॉन करंट एसेट्स 44 लाख, करंट एसेट 26 लाख। इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी 80 लाख रुपए की। अब ये 80 लाख लिखने का पर्पस क्या है कि ये यूज़ करेंगे हम आगे चल के, कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू नीड टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल, लॉन्ग टर्म डेट विल बी डिविजिबल विद कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो सिंपल फॉर्मूला है। So what we have to do is calculate both the things, long-term debt and capital employed. So first of all we need to calculate the long-term debt. कैसे निकालेंगे long-term debt? Very simple. We have to add long-term provisions. Sorry, सबसे पहले long-term borrowings. Okay. Long-term borrowings में प्लस कर देंगे long-term provisions. Right? तो what is the amount of long-term borrowings? 16 lakh plus 4 lakh. So it is 20 lakh in total. ठीक, 20 lakh rupees in total. Next is we have to calculate capital employed. तो 20 lakh will be written at the top. Capital employed कितना है, capital employed के लिए फॉर्मूला total assets minus current liabilities, total assets minus CL. Now what is the amount of total assets, 44 lakh plus 26 lakh I have already written, 80 lakh rupees, minus CL, how much is the amount of current liabilities, 10 lakh. So it is 10 lakh minus 44 lakh plus 26 lakh is
70 lakh, sorry. So it is 70 lakh. 70 lakh minus 10 lakh is 60 lakh. So 2 lakh divided by 60 lakh. 20 lakh divided by 60 lakh. So it is 0.33 ratio 1. Right? So next question is, inventory in the beginning of the year rupees 60,000, inventory at the end 1 lakh. So we'll add both of these and divide by 2. So rupees 80,000 will be your average inventory. Simple. Inventory turnover ratio is given, so formula apply कर दो. Cost of goods sold divided by average inventory. Inventory turnover ratio is 8 times. Cost of goods sold I don't know, we'll calculate. Average inventory is 80,000. So we'll cross multiply this. So cost of goods sold will be 6,40,000. Now what we have to do is, this is cost, right? And selling price is 25% above cost. Selling price cost पे है, यहाँ पे भी cost given है, तो gross profit कितना आ जाएगा? Gross profit will be 6,40,000 plus, but sorry, multiplied by 25%. So 1 upon 4, 60 lakh, 1,60,000, right? तो ऐड कर दो इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 8 लाख सेल प्राइस, सेल्स, राइट? तो बस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोथ आर विद अस. सेल्स भी आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, दोनों क्वेश्चन बहुत सौखे हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 80,000, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड 1,20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख रुपीज. कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है, राइट? तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है. देखो ये तो फेमस रेशियो है, एक प्रोप्राइटरी रेशियो एक ये, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. ठीक है, डेट को इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो डेट भी नहीं है हमारे पास, इक्विटी है. अब इक्विटी कितनी है? 80,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख हो गया. लेकिन हमें डेट भी चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो अप्रोचेज होती हैं, एक एसेट साइड अप्रोच, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच. एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा. दूसरी होती है ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. डेट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बट कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 6 लाख रुपीज. नाउ व्हाट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कंप्राइजेस? उसमें डेट भी होता है, उसमें इक्विटी भी होती है. अब इक्विटी हमारे पास 2 लाख की है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख का है. अगर मैं 6 लाख में से 2 लाख माइनस कर दूं, सो आई हैव माई कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी डेट. तो 4 लाख का डेट का अमाउंट आ गया, नीचे इक्विटी है 2 लाख, तो कितना आ जाएगा? 2:1. वेरी सिंपल, सौखा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. नाउ दिस इज सेल्स प्राइस, दिस इज सेल्स, और प्रॉफिट कॉस्ट पे है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट विदाउट लूजिंग एनी टाइम. सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें जीपी चाहिए. तो जीपी अगर सीधा निकल जाएगा फिर तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. अब 9 लाख रुपए की सेल है, प्रॉफिट 25% जो है वो कॉस्ट पे है. 25% का मतलब होता है 1/4. जब प्रॉफिट कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1/5. ठीक है, कॉस्ट टू सेल तो इंक्रीज ही होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 1,80,000. तो हमारे पास जीपी कितना आ गया? 1,80,000. तो अगर मैं जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं, कितना? 45,000, मेरे पास 1,35,000 का क्या आ जाएगा? 1,35,000 का क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो बस फॉर्मूले में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला फिल करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. So operating profit divided by net sales. Operating profit is 1,35,000. Sale is 9 lakh multiplied with 100. That is it. 3 zeros,
3 zeros कैंसिल, 2 zeros कैंसिल, 115. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा? 15%. सिंपल क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज रुपीज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग. सो बिगिनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 ज़्यादा है. सो लेट, ये इसी क्वेश्चन का आंसर है. लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स, ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 20,000. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या गया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल इज 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. अगेन अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना होगा? 1/5. सो वी हैव टू कैलकुलेट जीपी. जीपी का फॉर्मूला क्या है? 8 लाख इंटू 1/5. सो कितना आ जाएगा? अगेन 1,60,000 ही आएगा, 1,60,000. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,60,000. ठीक है जी. सो what we have to do is, inventory turnover ratio is given 5 times. Formula is cost of goods sold divided by average inventory. Inventory turnover ratio is 5 times. Cost of goods sold is 6,40,000. Now cost of goods sold 640 कैसे आया? देखो टोटल 8 लाख रुपए की सेल है. 8 लाख रुपए में से माइनस किया 1,60,000, तो कितना आ जाएगा हमारा? 6,40,000 माइनस कर देंगे. सिंपल. एवरेज इन्वेंट्री हमें मालूम नहीं है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री भी आ जाएगी. 6,40,000 डिवाइडेड बाई 5, सो इट इज़ 1,28,000. एवरेज इन्वेंट्री इज 1,28,000. तो फॉर्मूला क्या है एवरेज इन्वेंट्री का? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 एवरेज इन्वेंट्री. नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री इज एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एक्स प्लस 20,000 divided by 2, average inventory is 1,28,000. So x plus x 2x, x plus x 2x plus 20,000, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कितना हो गया? 2,56,000. 20,000 माइनस हो जाएगा जाके उधर, 256 माइनस 20,000, और 2 जो है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो इट इज़ 2,36,000 अपॉन 2, 1,18,000. सो 1,18,000 इज वॉट? 1,18,000 इज एक्स. किसको अज्यूम किया था हमने? क्लोजिंग इन्वेंट्री को. ठीक. ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी? एक्स प्लस 20,000. सो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या आ जाएगी? 1,18,000 प्लस 20,000, सो इट इज 1,38,000. ठीक है जी, 1,38,000. नाउ हमने क्या निकालना है? करंट रेशो. क्विक रेशो जो है हमारे पास कितनी है वो भी देख लेते हैं. क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो इज 0.75. क्विक एसेट्स हमें मालूम नहीं है. करंट लायबिलिटीज जो है वो 2,40,000 है. ठीक है. तो 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 के साथ, 0.75 को 2,40,000 के साथ, सॉरी. सो ये कितना आ जाएगा? 3/4, ये आ जाएगा 60,000 इंटू 3 भी है, सॉरी, 1,80,000. क्विक एसेट्स आर 1,80,000 रुपीज़. सो 1,80,000 क्विक एसेट्स आ गई. अब हम क्विक एसेट में क्या प्लस करेंगे कि हमारी करंट एसेट्स आ जाएंगी? इन्वेंट्री. नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट विल ऐड इन क्विक एसेट? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जो हम ऐड करते हैं. हमेशा याद रखना जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दी हो तो क्लोजिंग ही ऐड करनी है. तो कितना आ जाएगा इनको प्लस करके? 3,18,000. सो क्या आ गई है? करंट एसेट्स. बस करंट रेशो का फॉर्मूला लगा दो. करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटीज़ भी आ गई. 3,18,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, सो इट इज़ 1.325 रेशियो 1. ठीक है जी. सो ये ख़त्म हुआ क्वेश्चन. ठीक है. वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर जरूर कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसके जैसी बहुत सारी वीडियोस जो है आपको मिलने वाली है. थैंक यू. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. डेथ ऑफ अ पार्टनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसमें. ठीक है जी. थैंक यू. बाय बाय.